स्टूडेंट्स, वेरी वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू यू ऑल। हम कर रहे हैं क्लास 12 का कैपेसिटर, नया चैप्टर, नई शुरुआत। बात मजा आ जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफी दिन खींच डाला हमने, लगभग 20-21 लेक्चर किए और एग्जॉस्टिवली क्वेश्चंस कैसे लगते हैं सीखा, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कैपेसिटर के लिए छोड़ दिया था और वो शानदार कॉन्सेप्ट है कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर्स कैसा बिहेव करते हैं, और उस एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से हमारे पास कैपेसिटर नाम की नई चीज डेवलप हो जाएगी। इट इज नथिंग बट अ डिवाइस। पर फिलहाल मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 की। हम मिल रहे हैं हमारे प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पर। नहीं किया है सब्सक्राइब तो भैया सब्सक्राइब करें और शेयर तो करना ही करना है, सबको दिखाइए। और ध्यान रखिए, जो कॉन्सेप्ट्स आपके वीक रह गए हैं कहीं भी पढ़कर, कई बच्चों के कॉन्सेप्ट इसलिए वीक रह जाते हैं कि जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो 2-4 चीजें छूट जाती हैं, कम समझ आती है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्लास मिस हो जाती है, फिर वो कभी रिकवर नहीं होती। कई बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो जो कंटेंट उनको मिल रहा है वो जेईई का है और उनको लग रहा है कि इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से चीजों को लिखेंगे पेपर में तो शायद मार्क्स नहीं मिलेंगे, या फिर जो वैरायटी क्वेश्चंस की वो पढ़ रहे हैं वो वैरायटी शायद पेपर में नहीं आएगी। हम आपको आपके बोर्ड्स के लिए पढ़ाने आए। एजेंडा बहुत बड़ा है, हमारा प्लान बहुत बड़ा है। हम इस सेशन में आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कराएंगे, 9th, 10th, 11th, 12th, और जी जान से 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करेंगे। और नेक्स्ट ईयर हम नीट पे भी उतरेंगे और जेईई पे भी उतरेंगे। फिलहाल कहानी की स्टार्ट यहाँ से होती है कि हम लोग कैपेसिटर नाम के नए चैप्टर पे शानदार शुरुआत कर चुके हैं और पहला हाथ मारते हैं कैपेसिटर पे कि क्या है। नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो, नाम मत भूलना है इंद्रजीत सिंह। इंट्रोडक्शन की क्या है कैपेसिटर और क्या करना है इसमें। इनफाइनाइट शीट क्या होती है, शायद हम लोग इनफाइनाइट शीट लास्ट लेक्चर में किया है यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, यहां पर पहुंचकर आज का एजेंडा, आज के लेक्चर का एजेंडा खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सी लेक्चर सीरीज जिसका नाम है कैपेसिटर्स। आपने सर कैपेसिटर बोला और कैपेसिटर पढ़ाया नहीं। पहली स्लाइड जो आई, पहला जो हेडिंग आई वो तो कंडक्टर्स की आई, ऑब्वियसली कंडक्टर की आएगी क्योंकि जो कैपेसिटर है वो कंडक्टर से बनने वाला डिवाइस है। पहले मालूम तो हो कि कंडक्टर क्या है। कंडक्टर वो आदमी है, जो आदमी कोई भी ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होने दे आसानी से, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंडक्टर। हम कैसे जानते हैं कंडक्टर? अरे आपको पता है कि वुड कंडक्टर नहीं है, एयर कंडक्टर नहीं है, चारकोल कंडक्टर नहीं है, कोल कंडक्टर नहीं है, प्लास्टिक कंडक्टर नहीं है, वैक्स कंडक्टर नहीं है, आयरन है, स्टील है, कॉपर शानदार, एल्यूमिनियम वो भी शानदार, सिल्वर सबसे शानदार, गोल्ड, ये सब कंडक्टर्स हैं। पहले जो बताया वो कंडक्टर नहीं थे, बाद में जो बताया वो कंडक्टर्स। और भी कंडक्टर्स होते हैं। ये कंडक्टर्स क्यों और क्यों नहीं, इनको अगर क्लासिफाई करें तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स, जो क्रिस्टल में या सॉलिड के किसी बल्क में कहीं भी मूव कर सकें। दैट कैन मूव एनीवेयर ऑन द क्रिस्टल। उनको अपने एटम के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो कहीं भी जा सकते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग आपने 11th क्लास में सुनी होगी और कहा होगा, ऐसा पढ़ा होगा कि एटम्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को नहीं पहचानते, वो गोल गोल घूमते घूमते किसी और में घूमने लगते हैं, किसी और में घूमने लगते हैं, किसी और में घूमने लगते हैं। और अगर कोई आंधी चला दी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। दे कैन मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन। जिन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सकते हैं, जो कहीं भी ले जा सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। एक और शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल का मतलब मूवेबल सही है और कुछ खास नहीं। जिनके पास इन मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। जिनके पास कम होती है सेमीकंडक्टर्स। जिनके पास बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल मान लीजिए, एकदम मनुष्य टाइप के लोग जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, वो कहलाएंगे इंसुलेटर्स। क्लियर है मेरी बात? हमारी चर्चा कंडक्टर से। सर कितने होते हैं? तो आइए देखिए, मान लीजिए मैं आपको कॉपर की बातें बताता हूं। अगर कॉपर को आप प्लस स्टेट में लाएंगे तो Cu+1 बनाएगा। और आपने कई बच्चों ने पढ़ा होगा कि कॉपर साहब जो हैं ये बड़े शानदार तरीके से +2 भी बनाते हैं।
तो एक एटम तो सर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दो भी दे रहा है, तो दो ही तो दे रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा हो गए ना बाबा ना। गौर से सुनिए, आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपने एक बढ़िया सा कॉपर का टुकड़ा लिया। इस कॉपर के टुकड़े में अगर आप एटम्स की संख्या जानने की कोशिश करेंगे तो 10 टू पावर 23 के ऑर्डर्स में ये एटम्स मिलते हैं। मतलब ये है कि 10 टू पावर 23 एटम्स इतने छोटे से टुकड़े में आ जाएंगे। और अगर इतने सारे एटम्स हैं और हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 2 into 10 to power 23 एटम्स आपके पास अवेलेबल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। इनका पैकिंग फ्रैक्शन बड़ा शानदार है, बहुत छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा बड़ा नंबर ऑफ एटम्स समा जाता है, जिसकी वजह से मेटल्स के अंदर अगर एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की टोटल संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से these materials allow electricity to go to flow from them, क्योंकि चार्ज को मूव होने देते हैं, उनके पास इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। those are called conductors। इनकी चर्चा यहां क्यों कर रहे हैं जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ रहे हैं? परेशानी की बात नहीं है। मान लीजिए यू हैव अ कंडक्टर, इतना गंदा क्यों बनाया? सिर्फ इसलिए कि आप ये मान के चले कि किसी भी इर्रेगुलर रेगुलर शेप का कंडक्टर हो सकता था, कैसा भी कंडक्टर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि कंडक्टर है, टेढ़ा मेढ़ा वायर की तरह हो, ब्लॉक की तरह हो या किसी भी तरह हो, फर्क नहीं पड़ता, कंडक्टर होना चाहिए। सारे इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी रैंडम डायरेक्शंस में इधर-उधर मूव कर रहे हैं, ऑल रीजन्स आर ऑफ इक्वल प्रोबेबल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हमने मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी सेम है, एंड वी अप्लाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। ठीक, तो हम इसको ई एक्सटर्नल बोल देते हैं। अब ई एक्सटर्नल सिर्फ ऊपर नहीं है, मैंने ऊपर आपको सिर्फ वो एरो से दिखा दिया कि वी हैव अप्लाइड सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, लेकिन वो पूरे रीजन में, आप पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक आने की तरह कंसीडर कर लीजिए, किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्जेस को मूव कराएगा। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में विचार करिए, ये इलेक्ट्रॉन दर्द का मारा परेशान होकर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तुम कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये कॉमन सेंस है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो इवेंचुअली ऐसा होगा आपके पास कि सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, and all the positive charges will accumulate somewhere here। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटीज बढ़ती चली जाएंगी। इवेंचुअली एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस जगह पर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद था, इस पर इस इलेक्ट्रॉन पे इस दिशा में इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग ही रही थी। क्लियर है मेरी बात? लेकिन आप देखें तो आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे कहेंगे। ये क्या? अरे जो चार्जेस तुमने यार डेवलप किए इलेक्ट्रिक फील्ड से, अगर चार्जेस अलग अलग हो गए तो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर से लोअर की तरफ नहीं जाएगी क्या? जाएगी। तो क्या एक्सटर्नल फील्ड खत्म हो गई? नहीं, वो भी है, और जो हमने जनरेट करी वो भी है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और जो फोर्स अब इलेक्ट्रॉन पे लगेगी वो सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं लगेगी, अब वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की भी लगेगी। क्लियर है मेरी बात? तो मैं इस इलेक्ट्रॉन का एफबीडी बनाता हूं, देखें तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रही है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड फोर्स लग रही है। जब तक ये एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है तब तक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते रहेंगे, शिफ्ट होते रहेंगे, एंड यू सी सम काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन इज बीइंग here, is being done here। देखो नेगेटिव 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 है तो कुछ चार्जेस आर एक्यूमुलेटेड है, तो यहाँ पे कुछ चार्जेस नेगेटिव आ गए हैं तो हम कहेंगे इसको एक्यूमुलेटेड चार्जेस। और क्या पॉजिटिव एक्यूमुलेट नहीं हुए? जवाब है हाँ, पॉजिटिव भी एक्यूमुलेट हुए, नथिंग स्पेशल।
जब तक ये F एक्सटर्नल ज्यादा F इंड्यूस कम, तब तक लेफ्ट में एक फोर्स धक्का लगता रहेगा एंड चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट होते रहेंगे, मोर चार्जेस विल बी देयर। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। सिमिलरली अगर नेगेटिव वहां जा रहे हैं तो पॉजिटिव इधर बढ़ता चला जाएगा और बहुत सारे पॉजिटिव इधर बढ़ गए, तुम खुश हो गए। लेकिन आपको एक बात और साइमल्टेनियस समझ आई कि आप जितना ज्यादा चार्ज इंड्यूस कर दोगे उतनी ज्यादा तो ये इंड्यूस्ड फील्ड बढ़ती जाएगी, इंड्यूस्ड फोर्स बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये नहीं बदल रहा। ये क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि ये नहीं बदल रहा, कांस्टेंट रखा है हमने, लेकिन इसकी वजह से जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है, और जितना ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा इंड्यूस्ड फोर्स बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा इंड्यूस्ड फोर्स बढ़ता जा रहा है, ये इंड्यूस्ड फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स को नलीफाई करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक वक्त ऐसा आएगा जिसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। इसी को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। इसी को कोई और नाम भी दे सकते हैं, जो भी नाम दे दें, ऐसा आ जाएगा कि जब हम कहेंगे कि F एक्सटर्नल जो है वो बराबर हो गई F इंड्यूस्ड के। चार्ज एक्यूमुलेशन के बढ़ते एक वक्त चार्ज एक्यूमुलेशन इतना ज्यादा हो गया कि इंड्यूस्ड चार्जेस से लगने वाली फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बिल्कुल बराबर हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? अरे होगा ही होगा यार, क्योंकि फोर्स तो लगातार बढ़ रही है इंड्यूस्ड वाली और एक्सटर्नल तो कांस्टेंट ही है। अच्छा, अब मैं जरा इसको देखता हूं। तुम कहोगे कि चार्ज क्या है, ये फोर्स क्या है? तो फोर्स का मतलब था इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सटर्नल फील्ड। अब अगर एक्सटर्नल फील्ड है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी, और इंड्यूस्ड फील्ड के लिए क्या लिखें? चार्ज इनटू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज से चार्ज कैंसिल हुआ तो आपको मालूम चला कि एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू इंड्यूस्ड फील्ड के बराबर हो गई। एट ईच पॉइंट in the conducting material, जहां-जहां कंडक्टिंग मटेरियल हैं, वहां अल्टीमेटली चार्जेस एक्यूमुलेट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देंगे। तो आपको एक बात यहां से जो सीखने को मिल रही है, जो याद करने को मिल रही है, वो ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, जहां मटेरियल मौजूद है, इज जीरो। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो पाना पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वी कैन नॉट गिव चार्ज टू देम, हम चार्ज दे सकते हैं, वो चार्ज होल्ड करेंगे, पर जहां मटेरियल मौजूद है वहां फील्ड नहीं होगी। क्या सर यहां भी नहीं होगी? अरे यहां हो सकती है, यहां भी नहीं होगी, यहां हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां मटेरियल नहीं है। यहां हो सकती है क्या? नहीं, यहां नहीं हो सकती। यहां हो सकती है क्या? हाँ, यहां हो सकती है, मटेरियल के बाहर है। मटेरियल के नेबरहुड में फील्ड इज पॉसिबल, और वो खूब ज्यादा होगी भी, लेकिन मटेरियल के अंदर किसी प्रकार की कोई फील्ड नहीं होगी। दिस इज हाउ द कंडक्टर बिहेव्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अच्छा, किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? हाँ, नहीं है। ये प्रॉपर्टी याद रखनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द कंडक्टर। अच्छा, potential at the surface of a conductor due to charge। दो बातें, किसी बॉडी को आप चार्ज दे दें, आ गया चार्ज। चार्ज से क्या होता है? चार्ज आने से आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। तो हमने कहा था यार इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है, अपने को पसंद नहीं है, थोड़ा सा स्केलर फंक्शन पढ़ लें। तो फोर्स से रिलेटेड फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फंक्शन है पोटेंशियल। अच्छा, इसका मतलब अगर किसी बॉडी को चार्ज दिया जाए तो उसके आसपास वो चार्ज फील्ड क्रिएट करता है। इसको दूसरे शब्दों में, दूसरे चेहरे से बोला जाए तो हम कहेंगे कि वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप कर लेता है। अच्छा, अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दिया जाए तो कंडक्टिंग बॉडी की सरफेस के आसपास फील्ड होगी, सरफेस तक फील्ड होगी, हाँ, मटेरियल के अंदर नहीं होगी। फील्ड इज जीरो वेयरएवर द मटेरियल इज प्रेजेंट। सरफेस पर, सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ मटेरियल तो नहीं है, तो फील्ड तो होगी।
तो पोटेंशियल भी होगा। अच्छा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल गेन करेगा। हाँ, whenever we charge a conductor, whenever we charge a conductor, चार्ज कैसे करेंगे? घिस दो, चार्ज दे दो यार, कहीं और से ले आओ, बैटरी से प्रोवाइड कर दो चार्ज। एनी हाउ आप किसी कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज प्रोवाइड कर दें, बस जिंदगी बन जाएगी। उसकी सरफेस पर, उसके आसपास में कोई ना कोई पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। कितना होगा मैं एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग आता है। तो हम अभी जो बातें कर रहे होंगे वो किसी एग्जांपल से लेकर होंगे, कोई एक प्रोटोटाइप बनाकर करेंगे। मान लीजिए कि यू हैव दिस काइंड ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर विद यू। ये कंडक्टर है, आप खुश हैं इस पे, और आपने कहा कि सर मैं इसको चार्ज देना चाहता हूं, और आपने चार्ज इसे दे दिया, एंड यू फील वेरी हैप्पी अबाउट इट कि आप इसे चार्ज दे रहे हैं। घिस घिस के लाए हैं, बैटरी से दिया है, व्हाटएवर यू हैव डन। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो चार्ज है, अगर ये सरफेस, ये स्फेरिकल है और स्फीयर का ये सेंटर है और सेंटर का ये स्फीयर का रेडियस है, तो अगर रेडियस हर जगह बराबर है तो जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिमेट्री बदलेगी, चार्ज बदलेगा। मान लीजिए कि हमने इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कराया, बिखेरा, वो कितना है? Q। अच्छी बात। हम गॉस लॉ में लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि अगर अंदर फील्ड देखने की कोशिश करेंगे, E at R less than R, इसका मतलब इनसाइड पॉइंट की बातें कर रहे होंगे, तो इनसाइड पॉइंट के अंदर जो फील्ड होगी मेरे बच्चे, वो होगी 0। लास्ट लेक्चर में किया हमने, क्योंकि चार्ज एनक्लोज 0 होता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट R ग्रेटर देन R की बातें करें, यानी कि आउटसाइड पॉइंट की बातें करें, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग गॉस लॉ अप्लाई किया करते थे। और गॉस लॉ ये कहता था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ठीक है मेरी बात? तो बच्चा कहेगा ये क्या बकवास बता रहे हो, ये कैसे हो गया? नहीं देखा है तो लास्ट वाला लेक्चर देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आखिरी लेक्चर, लास्ट लेक्चर, दैट इज 21 और 20th लेक्चर है। तो लास्ट वाला जो भी हो उसमें देख लीजिए आप, आपको गॉस लॉ से स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर और बाहर फील्ड कैसे निकाली जाती है वो पता चल जाता है। पर दिमाग में रखिएगा, इफ यू हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर तो अंदर फील्ड तो पक्का 0 है और बाहर फील्ड है, उसका फॉर्मूला ऐसा है। अच्छा, तो अगर मैं कहूं कि F R इज इक्वल टू R, तो हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए उसकी सरफेस पर। तो तुम खुश कि सरफेस पर फील्ड निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, और वो R स्क्वायर था तो हम यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर कर देंगे, तो तुम कहोगे ठीक है। लेकिन अगर मैं आउटसाइड का पोटेंशियल लिखने की कोशिश करूं, आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल की चर्चा करूं, तुम कहोगे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट के लिए आप रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन Q बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे रखा गया बेटा dr। और इसे आपको करना है, मान लीजिए कि कैपिटल R से इंफिनिटी तक, मतलब यहाँ पोटेंशियल और इंफिनिटी पे पोटेंशियल। उसका रीजन ये है कि आप जब पोटेंशियल लिखेंगे इंफिनिटी पे, तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा, और सरफेस का तो कोई ना कोई पोटेंशियल V सरफेस होगा ही होगा। तो हमने लिख लिया यहाँ पे सरफेस का पोटेंशियल। व्हेन यू इंटीग्रेट इट एंड सॉल्व इट, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में dr अपॉन R स्क्वायर बचेगा, कैपिटल R से इंफिनिटी तक। और जब आप इसे बेटा सॉल्व करोगे तो आप पाओगे पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और R की जगह हम इसको लिख लेते हैं कैपिटल R, क्योंकि मैंने सरफेस का ही पोटेंशियल लिख दिया है डायरेक्ट। एंड यू हैव गॉट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। आप बेसिक इंटीग्रेशन है 1/x स्क्वायर का है, और आप कर भी सकते हैं, तो कर लीजिए खुद से, और बड़ी बात नहीं है। हम निकाल चुके हैं क्या, किसी कंडक्टर की सरफेस पर क्या पोटेंशियल है। अच्छी बात। आप देखें कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट है, और जो भी आप स्फीयर ले रहे हैं उसकी रेडियस भी फिक्स हो चुकी है, क्योंकि आपने कंडक्टर फिक्स कर दिया, स्फीयर जो लिया, जो बॉल आपने बनाई वो फिक्स है। तो ये खत्म होने के बाद आपको दिखाई दिया कि जो सरफेस का पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा है चार्ज पे। इफ यू इंक्रीज द चार्ज द पोटेंशियल विल इंक्रीज। चार्ज बढ़ाने पर पोटेंशियल बढ़ जाता है। लॉजिकल भी है, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ चार्ज, ग्रेटर द फील्ड, ग्रेटर द पोटेंशियल। क्या परेशानी है इसमें?
अभी दिखाई देगी परेशानी क्या है, चिंता नहीं करो। पर इतनी बात समझ आई होगी कि if we provide charge to a conductor, the potential of the surface of conductor increases by respect to दिखाई दे रहा है। स्फीयर का केस लिया हमने तो लीनियरली वेरी कर रहा है। If there may be कोई दूसरा केस लेते तो वो लीनियर वेरिएशन हो सकता था, 1/√2 पावर का 1/2 पावर का हो सकता था, स्क्वायर पावर का हो सकता था, पावर की 3 हो सकती थी पावर, किसी भी तरह से वेरिएशन पोटेंशियल्स के आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बट इफ वी चूज द स्फेरिकल कंडक्टर द पोटेंशियल विल राइज लाइक दिस, और ये तो तय है कि चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, इन बातों का क्या निचोड़ है? निचोड़ 2-3 बातों का एक साथ आएगा, ध्यान रखना, अभी तुरंत नहीं आएगा। ये तो एक पहली बात तो टॉपिक हो गया तुम्हारे लिए, है ना, ये अपने आप में एक बढ़िया डेरिवेशन है, टॉपिक है, एंड जस्ट होमवर्क टाइप की चीज है कि आप इसको खुद से करिए और इंटीग्रेट करके निकालिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको 1/x² का इंटीग्रेशन यहाँ लिख देता हूँ, किसी भी बच्चे को 1/x² का इंटीग्रेशन ना आता हो तो आप इसमें x की पावर -2 dx लगा लीजिए, और फिर ये x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो ये -1/x बन जाता है। और फिर r से लेके इंफिनिटी तक का इंटीग्रेशन कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, उस बात खत्म, काम हो जाएगा, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। इंफिनिटी नीचे जाएगा 0 बन जाएगा, r नीचे जाएगा तो r बन जाएगा आगे। ठीक, कर ही दिया मैंने। तो आइए अगला देखेंगे, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। ये ब्रेक डाउन क्या है? तोड़ दोगे किसी को? हाँ तोड़ देंगे। कैसे तोड़ दोगे किसी को? बताते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एक स्फीयर है, हमने कहा है तो नहीं, गौर से देखो, हमने यहाँ पर कुछ चार्ज दिया, देखते हैं ना, हमने यहाँ पर कुछ चार्ज दिया और दुनिया खुश। और कोई बच्चा कहेगा नहीं हमें कम चार्ज ना पसंद नहीं आ रहा, हम तो बहुत चार्ज भर भर के देना चाहते हैं, चार्ज से मेरी फ्रिज भरी हुई है, हम उस फ्रिज को खाली करना चाहते हैं, सारा का सारा चार्ज निकाल लाएंगे और गर्मी में इस महान अपने अच्छे कंडक्टर को प्रोवाइड कर देंगे। बच्चा आ गया, बहुत सारा चार्ज भर दिया, बहुत सारा चार्ज भर दिया, क्या होगा उससे? आपको बताता हूं। इसके होने से इसकी सरफेस का कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो गया। सरफेस का पोटेंशियल हो गया 1/4πε0 Q/R if the radius of the sphere is R। और इसी जगह की अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के निकालने की कोशिश करूं तो इट इज नथिंग बट 1/4πε0 Q/R²। ये इसकी, ठीक है, अच्छी बात। इससे क्या हो? If Q is large enough, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, लार्ज बहुत बड़ा है, तो क्या करें? क्या करें? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी? आप इसके आसपास में, इसके नेबरहुड में कोई एक मटेरियल है जिसे हम एयर कहते हैं, एंड दिस एयर इज नथिंग बट अ परफेक्ट, बढ़िया सुंदर अच्छी प्यारी इंसुलेटर, किसी प्रकार से करंट को फ्लो अपने अंदर से होने नहीं देती। ठीक है, अच्छी बात। बट यहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है E, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग की गारंटी कौन कर रहा है? तो हम कह रहे हैं कि मान लो कि तुमने चार्ज बहुत ज्यादा दे दिया है, अब मैं यहीं पर रहने वाले एक छोटे से एयर मॉलिक्यूल की पिक्चर बना रहा हूं। ये छोटा सा मॉलिक्यूल है, किसी गैस का मॉलिक्यूल। अब ये रहा आपका मॉलिक्यूल, और आपने इस मॉलिक्यूल में यहां पर लगा रखी थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ये जो सरफेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके आसपास के रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो सारे मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो पॉजिटिव क्लाउड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और नेगेटिव क्लाउड जो है यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ने मटेरियल को पोलराइज कर दिया। क्या कर दिया? पोलराइज कर दिया। पोलराइज लिख दो या पोलराइज कर दिया, सभी की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पोलराइज कर दिया। अब देखो गौर से, इस पे और नजर डालो तो और बुरा लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज आने के बाद इस पर एक्सटर्नल फोर्स फील्ड की दिशा में ही लगेगी, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के ऑपोजिट दिशा में लगेगी, और इनको एक चीज रोक कर रखी है, और वो है इनकी आपस की बॉन्ड एनर्जी। किसने रोक के रखा है इन्हें?
इनकी बॉन्ड एनर्जी ने रोक के रखा है। ये बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? जितनी ताकत से ये दोनों प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठे हैं, दैट इज टर्म्ड एज बॉन्ड एनर्जी। और जिस वक्त ये एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा तो ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा। एंड व्हेन दिस फोर्स एक्सटर्नल ब्रेक्स द डाइपोल, तो आपके पास एक एनायन दूसरा कैटायन बनके मौजूद है। एक कैटायन, एक एनायन और एक कैटायन। और ये अब मॉलिक्यूल नहीं, these are now charged species। अभी तक जो मॉलिक्यूल था वो पोलर तो था, पोलैरिटी थी, प्लस चार्ज माइनस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो था, लेकिन ओवरऑल एंटिटी न्यूट्रल थी। लेकिन अब जब वो टूट गए तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ। एंड यू सी कि आपके पास चार्ज स्पीशीज अवेलेबल हो गई, चार्ज आ गया आपके पास। और ये वाला चार्ज क्योंकि किसी से बंधा नहीं है, गैसियस फेज में है, तो पक्का पक्का मूवेबल है। और ये साहब भी मूवेबल है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि हम एयर के, गैस के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर दें और उन्हें भी चार्ज कर दें कि कैटायन एनायन फ्री स्पेस में अवेलेबल होंगे, तो वे इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने लग जाएंगे। एंड इफ दे स्टार्ट मूविंग तो वो करंट को कंट्रीब्यूट कर देंगे, एयर कंडक्टिंग बन जाएगी। हम कहेंगे चार्ज लीक होता है, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं इसको, लीकेज ऑफ चार्ज हो रहा है, लीकेज ऑफ करंट हो रहा है, इस तरह की बातें बोलने लग जाते हैं। यार एयर तो नॉन कंडक्टिंग थी, कंडक्टिंग बना दिया आपने। इसी से बचना है, इसी से बचना है। हम लोगों को कंडक्टिंग नहीं होने देना है एयर को। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाए, एसी बनाए, पंखा बनाए, लाइट बनाए, व्हाटएवर जो भी हम बना रहे हैं, अगर इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो गई कि इनके नेबरहुड में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूटने लग गए और वो मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट हो गए और वो मूव करने लगे, तो इलेक्ट्रिसिटी एयर में फ्लो होने लग जाएगी। एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विद दिस कंडीशन। वी कॉल इट एज कोरोना डिस्चार्ज। और हम ये होने नहीं देना चाहते। तो जो भी कैपेसिटर बनाने का हमारा एजेंडा रहेगा उसमें हम ये सोचेंगे कि एनी हाउ हम इस तरह का ब्रेकिंग होने न दें। जिस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड तक ये एयर या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल टूटता नहीं है, उसे कहते हैं ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ अ मीडियम। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड तक वो सरवाइव कर लेगा पर नहीं टूटेगा, यानी जिस पर टूट जाएगा वो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है। उससे ऊपर की फील्ड देनी नहीं चाहिए, उससे कम फील्ड देनी चाहिए, उससे ज्यादा फील्ड नहीं रखनी चाहिए, वरना तो वो टूट जाएगा, चार्ज आ जाएंगे, भागने लग जाएंगे तो करंट डेवलप हो जाएगा और वो हमें नहीं होने देना। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, मतलब सराउंडिंग मीडियम को कंडक्टिंग नहीं बनाना है, मोटा मोटा मुद्दा ही है। अब कैपेसिटर बनाने का एजेंडा क्या है? मैं आपको 3 एजेंडा लिखे हैं, आप पढ़ लीजिए, बट मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आप शादी में जाइए, कैमरा यूज हो रहा है, छोटी छोटी बैटरियां लगाते हैं और क्लिक करते हैं, बहुत शानदार सा फ्लैश चलता है और मजा आ गया यार, बहुत अच्छी रोशनी होती है। उन्हीं बैटरी से अपने घर की छोटी सी एलईडी जलाई, जलेगी भी नहीं। कौन है जो उस कैमरे के फ्लैश को इतना तेज जला देता है और घर की एलईडी नहीं जलती? बट इफ यू सी कि कैमरे का फ्लैश बहुत देर तक नहीं चलता। बैटरी इज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। दिमाग में रखिएगा, मैं छोटी सी बात बता रहा हूं आपको कि कई बच्चे सोचते हैं कि बैटरी करंट देती है और बैटरी चार्ज देती है, सब कुछ नहीं देती बैटरी। बैटरी इज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। वो अपने अंदर केमिकल रिएक्शंस करती है, एनर्जी डेवलप करती है और वो एनर्जी जो केमिकल एनर्जी है दैट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी का काम एनर्जी स्टोर करना है। बट जो स्टोरेज डिवाइस है उसकी एनर्जी हम डिस्चार्ज भी तो करेंगे, मतलब उस एनर्जी लेंगे भी तो कुछ तो ऐसे हो सकते हैं कि बोतल ली, बीच से काटी, सारा पानी पलट दिया एक बार में, और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि छोटा सा ढक्कन खोला और धीमे 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 स्टीडी रेट से पानी गिरा रहे हैं। बैटरी वो स्टीडी रेट वाली चीज है जो एनर्जी तो दे रही है बट ऑल ऑफ सडन नहीं, स्टीडी रेट से दे रही है। इफ वी डिमांड कि एनर्जी एक साथ बहुत ज्यादा मिल जाए तो वी हैव टू डेवलप अनदर काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस जो एनर्जी स्टोर करे, और एनर्जी स्टोर तो करे साथ ही साथ जब जरूरत पड़े तो सारी की सारी एनर्जी एक साथ बहुत कम टाइम में सप्लाई कर दे, डिस्चार्ज कर दे। ये एजेंडा कहलाता है कि हम कैपेसिटर बना रहे हैं। तो जो बैटरीज हैं वो कैपेसिटर से कनेक्टेड है। बैटरी स्लोली एनर्जी दे रही है, बल्ब तेज नहीं चल सकता।
कैपेसिटर रास्ते में खड़ा है बल्ब के और कह रहा है कि बैटरी जितनी एनर्जी दे रहे हो हमें देते रहो। वो धीरे 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 बैटरी की एनर्जी स्टोर करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है और कैपेसिटर चार्ज हो गया, गैंडा हो गया बिल्कुल। अब जैसे ही क्लिप दबाया तो बल्ब ने कहा कि मुझे अगर एक साथ अगर एनर्जी मिल जाए तो शानदार जल जाएंगे। कैपेसिटर कहता है बैटरी तुम्हें एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जितनी है फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर सारी के सारी एक साथ बल्ब को, और इतनी ढेर सारी एनर्जी स्टोर्ड एक साथ बल्ब को मिलेगी तो वो शानदार स्पीड से चलेगा। और क्योंकि सारी एनर्जी एक साथ चली गई है, वो जल चुका है, एनर्जी एक साथ थी, खत्म हो गई, तो बहुत देर तक नहीं चलता। कमरा पंखा हमारे ऊपर लगा हुआ है, ये पंखा आपने घर में देखा होगा, उसमें कंडेंसर लगा होता है। तो कंडेंसर इज द सेम एज कैपेसिटर। एक ही आदमी दो नाम, गंगाधर शक्तिमान है, तो एक ही चीज है, दो अलग अलग नाम। अगर आप उस कंडेंसर को निकाल दें और पंखे को ऑन करें तो आप पाएंगे कि पंखा घूमेगा नहीं। एंड if you initiate the rotation, if you give the initial angular velocity to the fan, तो वो बिना कैपेसिटर के भी अपने इस इलेक्ट्रिसिटी से यानी जो कनेक्शन करेंगे उससे चल जाएगा, बट आपको घुमाना जरूर पड़ेगा। कैपेसिटर वो इनिशियल टॉर्क, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी देने का काम करता है। ऐसा कैसे? पंखा रेस्ट पे, इनर्शिया तो काम कर ही रहा है, कह रहा है कि मैं घूमना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं रेस्ट पे हूं। अगर घूम रहा होता तो मैं रुकना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो रुका हुआ हूं, घूमूंगा तो नहीं। तो फैन ऑन किया गया, एनर्जी आई धीरे 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 स्टेडी रेट से, और फैन रिजिड एक तरह, फ्रिक्शन भी बहुत है, नहीं घूमेंगे, और मेरा तो इनर्शिया भी है, नहीं घूमेंगे। बट इफ वी हैव टू ओवरकम, इफ वी ओवरकम द फ्रिक्शन, तो पंखा घूम जाएगा। उसके लिए फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए सडन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो अचानक से उसे घुमा दे और उसे मोशन में ले आए। और अगर एक बार वो मोशन में आ गया, रोटेशन में आ गया, तो उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा और फिर वो अपने मोशन को कंटिन्यू करता रहेगा, स्टेडी रेट ऑफ एनर्जी से भी वो घूमता रहेगा। अब या तो हम हाथ से घुमा लें या तो कंडेंसर लगा लें। कंडेंसर इस इलेक्ट्रिकल सप्लाई से आने वाला एनर्जी को स्टोर करता है, स्टोर करता है, स्टोर करता है। व्हेनेवर वी डिमांड कि भैया पंखा चलाना है, तो कैपेसिटर का सारी एनर्जी एक साथ उगल के पंखे को दे दो, कॉइल को दे दो, कॉइल अचानक से घूमता है और उसके बाद लगातार रोटेशन करता है। ये कैपेसिटर है जो मैंने आपको आइडिया बताया। ये कैपेसिटर किस तरह से काम करता है एंड हाउ दिस कैपेसिटर वर्क्स, ये किस प्रिंसिपल पे बना है, किस तरह से एनर्जी स्टोर करता है, किस तरह से एनर्जी डिस्चार्ज करता है, ये पूरी बातें हम लोगों को इस चैप्टर में करनी है। कैपेसिटर बनाने का एजेंडा क्या है? सबसे पहली खास बात, कैपेसिटर बनाने का सबसे पहला एजेंडा है स्टोर मोर चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करोगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास स्टोर हो जाएगी, एंड चार्ज के साथ एनर्जी, क्योंकि कंजर्वेटिवली इफ यू स्टोर चार्ज तो एनर्जी तो स्टोर हो ही रही है, क्योंकि चार्ज के आने से फील्ड आ रही है और फील्ड के आने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप हो रही है। अच्छा, पोटेंशियल मस्ट नॉट राइज विद द सेम रेट। ये बहुत क्रिटिकल बात है, ये कम बच्चों को समझ आती है, पर ध्यान दीजिए कि अगर आपने किसी को ज्यादा एनर्जी स्टोर करने के लिए कंडक्टर को ज्यादा से ज्यादा चार्ज दिया, ज्यादा से ज्यादा चार्ज देने का एक घंटा है। इफ यू प्रोवाइड नॉर्मल अमाउंट ऑफ चार्ज टू कंडक्टर, उसके आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, उसके आसपास का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और ऐसा हो गया कि उसने ब्रेक डाउन कर दिया मीडियम को, सराउंडिंग मीडियम को, एयर को, तो यार एयर कंडक्टिंग हो जाएगी, चार्ज लीक कर जाएगा, हमारे कंडक्टर का कोई लॉजिक ही नहीं बचेगा। बात तो तुम्हारी सही, यानी कि मैं चार्ज तो लगातार देता जाऊं कंडक्टर को, कैपेसिटर को, लेकिन उसका जो पोटेंशियल है वो उतना ना बढ़े जितना नॉर्मली बढ़ता है, तो ब्रेकडाउन भी नहीं होगा और हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज दे भी पाएंगे और उससे ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। दूसरी बात कि मान लीजिए कि आपके पास, बहुत सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, कि एक गिलास है और इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, पर आप चाहते हैं कि पानी पिए, और किसी आदमी ने इस गिलास के पानी को जमीन पे फेंक दिया और कहा कि गिरा हुआ पानी भी एक गिलास पानी ही है, आप इसे पी ले या इसे पी ले, इक्विवेलेंट है। तो ये थोड़ी सी अजीब बात लगती है कि यार इसको पिया जा सकता है, इसको कैसे पिएंगे, फैल चुका है ये। एक्चुअली जो चीज बहुत बड़े जोन में फैली होती है उसका एक साथ इस्तेमाल कर पाना मुश्किल होता है, और जो कन्फाइंड रीजन में, एक लिमिटेड रीजन में बाउंडेड है, उसका इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है। सेम चीज एनर्जी के साथ है। इफ एनर्जी इज कन्फाइंड, एक बाउंडेड रीजन में, लिमिटेड रीजन में है, बाहर नहीं, तो हम उस एनर्जी का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो बहुत बड़े रीजन में तो हम एक साथ सारी एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कैपेसिटर का रोल है कि वो बहुत सारी एनर्जी को एक साथ डिस्चार्ज कर देता है
वो एक साथ बहुत सारी एनर्जी को डिस्चार्ज कर देने की प्रॉपर्टी यहीं से आती है कि हम लोग कैपेसिटर के अंदर बहुत छोटे जोन में सारी एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। तो तीसरा एजेंडा तो जो था वो ये था कि स्टोर एनर्जी ना कन्फाइंड रीजन, छोटे से रीजन में कन्फाइन कर दो एनर्जी। अच्छी बात, ये कैपेसिटर बनाने का एजेंडा है। मैं आपको पढ़ाने के लिए तो किसी भी तरह से पढ़ा सकता हूँ, बट आपको मैं कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू ये चीज कराऊंगा। केस ऑफ टू इनफाइनाइट शीट्स पैरेलल टू ईच अदर, हमारे पास दो इनफाइनाइट शीट्स हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है। लेट अस सपोज कि एक इनफाइनाइट शीट ये है और एक इनफाइनाइट शीट ये है। सर 3D में नहीं बना रहे हो? अरे क्या 3D में देखोगे यार, पागल हो गए। 2D में देखो, जब ये ऐसे बनाया जाए लाइनें, दीज आर कॉल्ड एज इनफाइनाइट शीट्स, तो वायर बनाया ना बाबा ना, ऐसे इनफाइनाइट शीट है, उसको अगर तुम ऐसे रख दोगे तो तुम्हें ये लाइन दिखाई देगी, ये साइड की लाइन आपको दिखाई जाएगी। क्लियर है मेरी बात? एंड यू हैव गॉट प्लस सिग्मा हियर एंड प्लस सिग्मा हियर, दोनों पे मैंने बराबर बराबर चार्ज दिया हुआ है। तो नॉट थिंक किसी में कम किसी में ज्यादा चार्ज है, और सिग्मा तो बराबर है ही साथ। फिर आपके पास दो रीजन्स हैं, रीजन 1, रीजन 2 और दो क्या 3 मान लीजिए, रीजन 3, क्योंकि थर्ड और फर्स्ट आइडेंटिकल है। अब पूछा जा रहा है कि फर्स्ट रीजन में फील्ड क्या होगी, तो आई वुड से कि ये पॉजिटिव चार्ज है जो फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड आएगी। कहां से कहां तक? यहां से इंफिनिटी तक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो दूरी पर डिपेंड नहीं करती। तो पास में देखो या दूर देखो, फील्ड तो उतनी आएगी। और इसी जगह पर फील्ड सेकंड वाली शीट की वजह से भी होगी। एंड यू सी ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर जाती हुई होती है, रिपेलिंग फील्ड होती है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी भी फील्ड होगी, क्योंकि वो भी इनफाइनाइट शीट ही है। आप दोनों को जोड़ोगे तो पाओगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, प्लेट से लेके इनफाइनाइट तक सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। रीजन 3 में आइए, इस प्लस चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और उस वाले प्लस चार्ज की फील्ड भी अवे फ्रॉम द चार्ज, यहां से यहां देख रहे हैं, और दूर जाता हुआ प्लस चार्ज की फील्ड चार्ज से दूर जाती हुई होती है, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड इफ यू राइट ई नेट, तो फिर यहां भी आपको ई नेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिलता है। और अगर आप यहां पर ई नेट देखेंगे तो मेरे बच्चों यहां पे ई नेट आपको 0 दिखेगा। 0 कैसे दिखेगा? आप नहीं मानते, ना मानो, देखो ये प्लस चार्ज है, इसकी फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, और ये भी प्लस चार्ज है, इसकी फील्ड अगर यहां निकालनी हो तो अगेन अवे फ्रॉम द चार्ज, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पहले वाले की भी और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे वाले की भी। यू सी कि यहां पर किसी प्रकार का कोई भी फील्ड नहीं है और बाहर फील्ड है, यहां फील्ड है, तो कोई कन्फाइंड रीजन तो नहीं है यार, इनफाइनाइट तक फील्ड फैली हुई है, इनफाइनाइट तक फील्ड फैली हुई है। जहां है इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी जो है वो प्लेट से लेकर इनफाइनाइट तक फैली है। कन्फाइंड गायब है, बात तो सही है, कन्फाइंड तो नहीं था। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, कन्फाइंड कैसे हो सकता है, देखिएगा बच्चा। आपके पास मान लीजिए कि प्लस सिग्मा यहाँ है और यहाँ माइनस सिग्मा है। क्या बकवास बताई आपने? एक जगह बोला प्लस सिग्मा और एक जगह बोला माइनस सिग्मा। मैंने यहाँ पे बोला प्लस 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 प्लस, और यहाँ बोला मेरे बच्चे माइनस 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 माइनस, इस तरह से। और दोनों की चार्ज डेंसिटीज बराबर है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर इक्वल, तो हम कहेंगे इक्वल चार्ज डेंसिटीज, इक्वल चार्ज डेंसिटीज। अच्छा लगे? आपके पास अगेन 3 रीजन है, रीजन 1, रीजन 2 और फिर से रीजन 3। यहां पे मैंने कहानी को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। देखिए पॉजिटिव चार्ज, इसकी फील्ड अगर लिखेंगे तो अवे फ्रॉम द फील्ड लिखेंगे, अवे फ्रॉम द चार्ज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ आती हुई अट्रैक्टिंग फील्ड जिसको बोल सकते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक लेफ्ट में एक राइट में, तो नेट फील्ड देखो मेरे बच्चों 0। आप रीजन 3 में आइए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लिखें, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड चार्ज से और दूर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज की फील्ड अट्रैक्टिंग फील्ड है, चार्ज की तरफ जाती हुई यानी लेफ्ट में, और वो भी कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड यू सी
कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई बच्चा, जीरो। बाहर के रीजन में जीरो, यानी प्लेट से लेके इनफिनिट तक फील्ड है ही नहीं, प्लेट से लेके इनफिनिट तक फील्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब फील्ड कन्फाइंड तो हो रही है दूसरे रीजन में, बाहर के रीजन में फील्ड नहीं है। बट इफ वी चेक एट दिस पॉइंट, और पूरे में यही रहेगा क्योंकि दूरी पर डिपेंड नहीं करती इनफिनिट शीट की फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड शीट से दूर, चार्ज से दूर इस तरफ, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड भी चार्ज की तरफ इसी तरफ राइट में ही आएगी, उसकी अवे फ्रॉम द चार्ज, इसकी टुवर्ड्स द चार्ज, पर है तो दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो हम ई नेट अगर बोलने लग जाएं तो वी विल गेट एज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सारी की सारी फील्ड कैपेसिटर के, या फिर ये जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे थोड़ी देर बाद, उसके अंदर मिल रही है। आप डायग्राम 1 देखें, यहाँ पर फील्ड जो है वो कन्फाइंड नहीं है, बहुत बड़े रीजन में फैली है। सेकंड डायग्राम देखें, यहाँ पर फील्ड कन्फाइंड है, प्लेट्स के इधर प्लेट्स के उधर इंफिनिटी तक कोई फील्ड नहीं है, जो फील्ड है वो इन दो प्लेट्स के बीच में है। वी हैव stored the electrical energy in form of electric field, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वही एनर्जी है, तो we have stored the electrical energy in the form of electric field only between the plates, बाकी कहीं एनर्जी नहीं है। तो जो ये एजेंडा था कि हाउ टू कन्फाइन दैट एनर्जी, कैसे इस एनर्जी को छोटे से जोन में बाउंड किया जाए, वो तरीका हमने यहाँ पे खोज लिया। हम इस इलेक्ट्रिकल सेटअप को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इनका आपस में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, दो प्लेट्स किसी भी तरह से कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में होंगी तो चार्ज चला जाएगा, मतलब ये जहां भी सर्किट में लगेंगे दे विल ब्रेक द सर्किट, तोड़ देंगे सर्किट को, ओपन सर्किट का केस कर देंगे। नाउ इनफिनिट शीट हो गई, तो कैपेसिटर की बातें कर लें। व्हाट इज कैपेसिटर? तो दुनिया कहती है कैपेसिटर कुछ तो होता ही है, हम कहेंगे हाँ होता तो है। व्हाट इज कैपेसिटर? आओ भाई, कैपेसिटर तो कई बच्चे कहते हैं इट इज अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस। बच्चों से क्या मतलब है? बच्चों से ही तो सारा मतलब है, आप जो भी इससे मतलब निकालते हो उसमें कोई कमी नहीं। चार्ज स्टोरेज डिवाइस, इससे भी ज्यादा सुंदर लगेगा अगर इसको कहा जाए कि ये व्यक्ति चार्ज स्टोर करके अल्टीमेटली क्या कर रहा है? एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो वी कॉल इट एज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। यानी ये आदमी एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज दिया जाता है, हम चार्ज देते हैं, चार्ज अपने ऊपर इकट्ठा कर लेता है, उसकी वजह से इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्स द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वे एनर्जी इस्तेमाल करते हैं यार, पंखा एनर्जी से चल रहा है, लाइट एनर्जी से चल रही है, एसी एनर्जी से चल रहा है, ये डिजिटल बोर्ड एनर्जी से चल रहा है मेरे भाई, हम तुम एनर्जी से सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, तो वी यूज एनर्जी। तो फिर ये वाली बात बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों लगता है ज्यादा अच्छा? उसका सिंपल सा लॉजिक है कि जो चीज आपके ज्यादा काम की है आपको उसे ही बोलना चाहिए। अच्छा, अगली बात, इन अ बाउंडेड रीजन, जो एनर्जी का स्टोरेज हो रहा है वो किसी बाउंडेड रीजन, छोटे से कन्फाइंड बाउंडेड रीजन में हो रहा है, बड़े रीजन में नहीं है। अच्छा, चौथी बात क्या है? पोटेंशियल doesn't increase at normal rate। जो नॉर्मली पोटेंशियल का रेट ऑफ इंक्रीमेंट होता है, हम उसे उतना पोटेंशियल को बढ़ने नहीं देते। तीसरी और एक बात क्या करता है? इट डिस्चार्जेस एनर्जी। डिस्चार्ज करने का मतलब होता है सप्लाई करना, दिमाग में रखना। डिस्चार्ज करने का मतलब होता है सप्लाई करना। discharges energy at the rate नहीं लिखना चाहिए, at very high rate ऐसे लिखना चाहिए, at very high rate। मैं लिख रहा हूं आपके सामने, विशेष ध्यान रखिए कि आप भी लिखें, अच्छा लगेगा। ये डिवाइस है, ये जो चीज है ना कि पोटेंशियल कैसे इंक्रीज ना हो, इसके बारे में कुछ बताइए। तो हमने कहा चलो देखते हैं बच्चों क्या कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि वी हैव अ कंडक्टर लाइक दिस, और हमने इसके ऊपर कोई चार्ज दे दिया, और तुम खुश भी देखिए हाँ चार्ज दिया, हम क्या ही कर लेंगे इस चार्ज का, ठीक है चार्ज दे दो। चार्ज देने की वजह से इस व्यक्ति के ऊपर
कुछ ना कुछ पोटेंशियल आया एंड दैट पोटेंशियल इज q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ठीक है, अच्छी बात है। एंड नाउ इफ वी पुट अनदर कंडक्टर नियर दिस, और इस पर मैं किसी प्रकार का नेगेटिव चार्ज भर दूं, तो इसकी सरफेस पे अब जो पोटेंशियल होगा वो ना सिर्फ अपने चार्ज की वजह से होगा बल्कि इस चार्ज की वजह से भी होगा। किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी चार्जेस अवेलेबल होते हैं उनकी वजह से होती है। तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो भी जितने चार्जेस अवेलेबल हैं उनकी वजह से होगा। तो हम कहेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q एंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q। इधर माइनस Q ले लिया हमने, और तुम सबको पता है कि ये जो माइनस Q का पोटेंशियल है वो अपने आप में नेगेटिव होने वाला है। उसका लॉजिक ये है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में सिखाया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि चार्ज को हमेशा साइन के साथ रखते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, फोर्स में नहीं रखते क्योंकि डायरेक्शन की बात है, लेकिन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में इसलिए रखते हैं क्योंकि 0 से कम या 0 से ज्यादा, रेफरेंस से कम, रेफरेंस से ज्यादा एनर्जीज हो सकती है। ठीक है, अच्छी बात। एक क्वांटिटी आपको पॉजिटिव नजर आ रही है और एक क्वांटिटी आपको नेगेटिव नजर आ रही है, तो लॉजिकली ये दोनों ऐड नहीं, अल्टीमेटली साइन डालने के बाद सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं। तो ये जो बाद वाला पोटेंशियल है जिसे हम Vs प्राइम बोल रहे हैं, ये लॉजिकली Vs से कम है कि नहीं है? तो जवाब है हाँ। उसका कारण ये है कि ये वाला सरफेस का पोटेंशियल जो है, पहले जब ये नहीं था कंडक्टर तो ये सरफेस का पोटेंशियल अपने आप में पोटेंशियल ड्यू टू Q ही तो था और तो कुछ नहीं था ना। हाँ, और यहाँ पे तो अब घट गया। तो जब आप एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर किसी कंडक्टर के पास ले आते हो तो पॉजिटिव वाले कंडक्टर का पोटेंशियल नेगेटिव के चक्कर में घट जाता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। जब ये अकेला था तो उसका पोटेंशियल ज्यादा था, जब ये अकेले थे तो पोटेंशियल कम हो गया, क्योंकि हम इसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ये तो सिर्फ सपोर्ट मटेरियल है, पास में आया है, मतलब तो हमें इससे अच्छा, मतलब हमने पोटेंशियल घटा लिया पर चार्ज को नहीं घटाया। हाँ, यही मतलब था। हम चार्ज देते जाएंगे और एनी हाउ पोटेंशियल उतना बढ़ने नहीं देंगे। ये चीज, और ये चीज कैपेसिटर कहलाती है। व्हाट इज अ कैपेसिटर? इट इज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, चार्ज स्टोरेज डिवाइस। ये बाउंडेड रीजन में एनर्जी को स्टोर करता है, पोटेंशियल को उतना बढ़ने नहीं देता है, और जितनी भी एनर्जी स्टोर करी जब जरूरत होती है 1 मिनट में दे देता है काम। इसका रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो व्हाट इज 1 फैरेड? 1 फैरेड से पहले आप लोग ये सीखिए कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। एक क्वांटिटी है, मैं आपको लिख देता हूं। कैपेसिटेंस ये प्रॉपर्टी है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटेंस इज इट्स प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी, रेजिस्टर इज डिवाइस। जो हमारे अप्लायंसेस हैं, दीज आर कॉल्ड एज रेजिस्टर्स। ये डिवाइस है। रेजिस्टर डिवाइस, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी, कैपेसिटर डिवाइस, कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी। क्या है इसकी डेफिनेशन? आइए कूदते हैं इस पे। कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, कितना चार्ज कोई मटेरियल, कोई कंडक्टिंग बॉडी होल्ड कर सकती है, इस कैपेसिटी को कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज हम कैपेसिटेंस बोला करते हैं। या कितना क्या, जितना चार्ज दो उतना चार्ज होल्ड कर सकती है? नहीं, ज्यादा चार्ज दोगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, आसपास की चीजें कंडक्टिंग हो जाएंगी, चार्ज लीक कर जाएगा। तो जितना ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकते हैं उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस। अच्छा, डिपेंड किस पे करती है? तो साहब ये डिपेंड करती है सबसे पहली बात तो मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करती है? और डिपेंड करती है डायमेंशंस पे, कि जो डिवाइस आपने कैपेसिटर की तरह इस्तेमाल किया उसकी डायमेंशंस क्या है। जैसे रेजिस्टर था, रो एल बाई ए, मटेरियल पे डिपेंड करता था, डायमेंशन पे डिपेंड करता था। सिमिलर ये भी है। मुझे ये पता है कि इफ आई गिव चार्ज टू अ कंडक्टर Q, तो पक्का पक्का उसकी सरफेस का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा। कंडक्टर की बातें हो रही है, स्पेशली ध्यान रखना। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊं तो आई मस्ट इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, जो मैंने अभी लगा दिया आपके लिए। दिस C इज कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट हमारे लिए कहलाता है कैपेसिटेंस।
क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस को अगर तुम और गौर से देखोगे तो तुम लिखोगे Q बाय V, यानी कूलम्स पर वोल्ट, कूलम्स पर वोल्ट। चार्ज पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। देखिए क्या लिखा है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज इज नथिंग बट कैपेसिटेंस। अच्छा, मजा आ गया? तो आसान था, जवाब है हाँ आसान था, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। Q बाई V फॉर्मूला होता है, हाँ Q बाई V होता है। इससे कई बच्चे ये रिजल्ट निकाल लेते हैं कि कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करता है और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ये वाली बकवास आप मान के चलिएगा कि महाकूड़ा रद्दी है और ये सब गलत है। कारण क्या है कि हमने जब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें हमने देखा कि ये जो कैपेसिटेंस है ये कांस्टेंट है, यानी Q और V का रेशियो इज अ फिक्स्ड रेशियो। Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, Q घटेगा तो V घटेगा, कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। और ये सिर्फ दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल और डायमेंशंस पे, चार्ज और पोटेंशियल पे नहीं कर रहा। अब तुमने यहां पर सब कुछ तो देख लिया, बढ़िया लगा, लेकिन आप देखें कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है मैं इधर लिख देता हूं, तो आपके लिए है Q बाय V एंड यू कॉल इट एज कूलम पर वोल्ट। इसी को हम लोग नाम दिया करते हैं बेटा फैराड, माइकल फैराडे के नाम पे फैराड, ठीक है ना? फैराडे नहीं, फैराड, फैराडे चार्ज की यूनिट होती है, ये फैराड। अब C बाई V इज इक्वल टू F लिखा है, तो अगर मैं इसको 1 कर दूं, इसको 1 कर दूं, तो फैराड भी तो 1 ही आएगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन कि व्हाट इज 1 फैराड? 1 farad is nothing, but if we give 1 coulomb charge to a conductor and its voltage rises by 1 volt, then the capacitance of the conductor is said to be 1 farad. अगर हम किसी एक कंडक्टर को 1 कूलम का चार्ज प्रदान कर दें और उस 1 कूलम देने के बाद उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए, तो उसका कैपेसिटेंस कितना कहलाएगा? 1 farad। ठीक? If 1 coulomb charge increases the potential of a conductor by 1 volt, then capacitance of the conductor is said to be 1 farad। ये 1 farad की डेफिनेशन है। एंड यू सी, अच्छा लगा देख के, आसान है, टफ नहीं। आप देखिए मैंने धीरे धीरे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन से पुरानी कुछ बातें बता के कैपेसिटेंस के एजेंडा, उसके मीनिंग और उसकी मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व किया है। आज का लेक्चर काम का है, स्लो एंड स्टीडी है, बट बहुत कंसेप्चुअल है और चीजों को समझने वाला है। डायरेक्ट अगर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से पढ़ाएंगे तो वो वैसा ही हो जाएगा कि आपको बता दिया एंड यू हैव टू मग अप कि ऐसा कुछ होता है, उसका लॉजिक क्या है ये नहीं पता है। तो ये क्यों कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज की डेफिनेशन आ रही है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू डिक्रीज द पोटेंशियल इफ यू वांट टू स्टोर मोर चार्ज, ठीक है ना? तो इस तरह की डेफिनेशंस हम लोग करेंगे। अब इसके बाद कैपेसिटेंस की ग्रेटर डिटेल, डीपर डिटेल में अगले लेक्चर में आएंगे, क्योंकि टाइम काफी हो गया, इतनी देर तक आप रुक नहीं पाएंगे। पर जितना हमने किया अगर आप पूरा देखेंगे तो मान के चलिए कि आप कंसोलिडेट करेंगे कि व्हाट मिरेकल वी हैव डन इन कैपेसिटर। बहुत शानदार आज का काम था, कैसे ये चार्ज देते हैं, कैसे एनर्जी स्टोर करते हैं, इनकी बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल तो ये इंट्रोडक्शन था, बहुत क्रिस्पी इंट्रोडक्शन है, मजा आ जाएगा अगर आप इसे पूरा देखेंगे अभी, क्योंकि अगर ये सुन रहे हैं तो कॉमन सेंस से पूरा देख के आए, मेरी बात का आपको अंदाजा होगा, ठीक है ना? तो मेरे पास 2 बातें और थी, आई डोंट वांट टू टेक मोर टाइम, इसलिए मैं लेक्चर को कंक्लूड करता हूं और बची हुई 2 बातें अगले लेक्चर में मैं रिज्यूम करूंगा। नहीं किया है सब्सक्राइब तो भाई साहब आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, नाम ना भूलिएगा इंद्रजीत सिंह। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो हम लोग हमेशा ही बोलते हैं पूरे साल के कोर्स के लिए हमें फॉलो करते रहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट 11 12 के हम पढ़ाने वाले हैं। 9 10 की भी हमारी टीम एकदम रेडी है और शानदार लेक्चर्स आपके लिए लेके आ रही है। जो कांसेप्ट आपके खराब हो जाएं, ना हो कांसेप्ट यार कोई दिक्कत नहीं है, खाली हाथ आओ, भर के ले जाओ, बहुत शानदार पढ़ाएंगे, शानदार टीम है हमारी। मिलते रहिए आरटी एकेडमी पर, फॉलो करते रहिए, नाम मत भूलना इंद्रजीत। मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना? थैंक यू, ओवर करते हैं।